हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। ये अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर, आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, सेकंड चैप्टर है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जितने भी स्टार्टिंग के हैं 1 2 3, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको इन्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का बेस बनाते हैं। 11th में जितने भी चैप्टर हैं, 12th में जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये उसका बेस बनाते हैं। अगर हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि आंकड़ों का संग्रह क्यों करते हैं और इसका क्या अर्थ है। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के बीच अंतर करेंगे, आंकड़े संग्रह करने की कौन कौन सी विधि है, जनगणना और प्रतिदर्श में क्या अंतर होता है, प्रतिचयन की विधि, इन सब के बारे में जो है हम आज की वीडियो में जानेंगे। देखिए, आंकड़ों को संग्रह करने का, उनको इकट्ठा करने का जो उद्देश्य होता है, ठीक है, वो ये होता है कि समस्या से जो है उसका ठोस समाधान मिल जाता है। जब अगर आपको कोई प्रॉब्लम बताए कि फलानी जगह पे लोग भूखे हैं, ठीक है, अब हम उसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको खाना दें या पैसे दें, उनकी हेल्प करें, लेकिन जब तक हमें आंकड़े ही पता नहीं होंगे कि वहाँ पे कितने लोग भूखे हैं, तब तक हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर देंगे। तो उनको कहते हैं आंकड़े। तो हम कहेंगे कि पहले वहाँ पे जाओ, देखो कि कितने लोग भूखे हैं, वो गिनेंगे उन्हें कि 50 लोग भूखे हैं, उनके पास खाना नहीं है, तब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर हमारी इतनी हैसियत होगी कि हम उनको खाना खिला सके तो खुद खिलाएंगे, नहीं तो कोई जुगाड़ करेंगे। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी तो निकलेगा जब हमें आंकड़े पता होंगे। तो आपको आई होप कि आंकड़ों का उद्देश्य पता लग गया होगा क्या होता है। इसलिए जो है आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं ताकि समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को दर्शा दिया जाए। ठीक है, अब जो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं उनको जो है हम उन्हें चर कहते हैं। ठीक है, और उनको x, y एंड z से जो है प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे कि 10th क्लास में माध्यक बहुलक में जो साइड में आंकड़े होते थे उसमें चर x को मानते थे हम, x और y को। सेम उसी तरीके से चर जो है x, y और z से ही हम दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस वाले पैराग्राफ में देखिए, अनेक उतार चढ़ावों के पश्चात खाद्यान्नों का उत्पाद 1970 से लेकर 1971 में 10.8 करोड़ था। ठीक है, फिर वो 10.8 करोड़ से बढ़कर 1978 से 1979 में जो है 13.2 करोड़ हो गया, मतलब बढ़ गया। लेकिन 79 से 80 के बीच में फिर से वो गिरकर 10.8 करोड़ हो गया और 2016 से 17 में जो है 27 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि आंकड़े कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि कब जो है उत्पादन बढ़ा है और कब उत्पादन घटा है। तो इसके लिए जो है हम एक तालिका बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम इसे चर मान लेंगे। प्रत्येक चर का मूल्य जो है वो प्रेक्षण कहलाता है। यहाँ पर वर्षों को हम चर x के द्वारा दर्शाएंगे और भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन की जो कितने टन और मिलियन में था वो हम y चर में दिखाएंगे। ठीक है, तो 1970 से 71 के बीच 108 हुआ, 1978 से 79 132 हुआ, ऐसे करके 2016 से 17 तक 272 जो है मिलियन टनों में ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमें इसे टेबल में दर्शाना होता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए, अभी इसका कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं करना, सिर्फ यही दिखाना है कि किस तरीके से हम चरों को दर्शाते हैं और आंकड़ों को क्यों इकट्ठा करते हैं। तो अब तक हमें ये तो समझ में आ गया कि हम आंकड़ों को इकट्ठा क्यों करते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि आंकड़ों को संग्रहित करने की विधि कौन कौन सी होती है, मतलब किस किस तरीके से इकट्ठा करते हैं। तो इकट्ठा करने के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि गणनाकार विधि। ठीक है, पहली आएगी गणनाकार विधि। जैसे कि गणनाकार विधि में क्या होता है, जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना, इस तरीके से एकत्र करना। ठीक है, उसको गणनाकार विधि कहते हैं। और इस तरीके के जो आंकड़े होते हैं उनको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, जो हम खुद जाके जांच पड़ताल से, पूछताछ से, किसी भी तरीके से खुद लेकर आते हैं, उनको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। इन्हें ऐसे नहीं करते किसी कंपनी से ले लिया, किसी NGO से डाटा ले लिया या किसी वेबसाइट से डाटा ले लिया, तो वो जो है प्राथमिक आंकड़े नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो हमने पहले से ही किसी का डाटा लिया है। ठीक है, ये जो है हम खुद लेके आते हैं या किसी को भेजते हैं जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। तो ये गणनाकार आंकड़े जो हैं, गणनाकार विधि, इस तरीके के जो आंकड़े होते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं।
और क्योंकि ये प्रत्यक्ष सीधे तरीके से लिए जाते हैं इसलिए इनको जो है प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे कि एक स्कूल में पूछना, हर बच्चे से पूछना कि बताइए आपका बॉलीवुड फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन सा है, तो बच्चा बताएगा सलमान खान, शाहरुख खान, लिस्ट बना दी जाएगी। सलमान खान को पसंद करने वाले इतने हैं, शाहरुख खान को पसंद करने वाले इतने हैं, अक्षय कुमार को पसंद करने वाले इतने हैं, इस तरीके से। तो ये प्रत्यक्ष विधि हो गई ना, प्रत्यक्ष तरीके से सीधे तरीके से आंकड़े लिए गए हैं, तो इस तरीके के आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन यही आंकड़े हम किसी दूसरी संस्था से लें, ठीक है, वेबसाइट से लें, समाचार पत्र से लें, दस्तावेज़ों से, कहीं से भी लें, तो ये जो है प्राथमिक आंकड़ों की जगह क्या कहलाएंगे, द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, तो आंकड़ों के स्रोत जो होते हैं वो भी कई टाइप्स के होते हैं, तो वो भी गणनाकार आंकड़े ही, लेकिन ये द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। जैसे किसी वेबसाइट से ले लेना, समाचार पत्र से ले लेना, हमने समाचार में सुन लिया 108 लोग जो हैं वो वहाँ पे बीमार हो गए हैं या उनको कुछ हो गया और हम भी दूसरों को यही जानकारी दे रहे हैं, तो वो उस जानकारी का जो भी करेगा उसके लिए वो द्वितीयक आंकड़े हुए। ठीक है, या फिर सरकार जो है पहले से ही कोई भी सेवा निकालने के लिए या कोई भी जानकारी के लिए कहीं से आंकड़े इकट्ठा करती है कि कितने लोग अनएजुकेटेड हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितनी लड़कियां खुद ना जानकर दूसरों से ये जानकारी प्राप्त करती है, मतलब पहले से बनी बनाई जानकारी। तो इस तरीके के जो आंकड़े होते हैं वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। सीधे लाइन में मैं बता देती हूँ, ऐसे आंकड़े जो पहली बार संग्रहित करता है, ठीक है, उसके लिए तो वो प्राथमिक हुए, उसके बाद उन आंकड़ों को जो भी यूज़ करेगा उसके लिए वो द्वितीयक हो जाएंगे। ठीक है, अब ये गणनाकार विधि जो है जिसमें जांच पड़ताल या पूछताछ करके एकत्र करते हैं, तो जांच पड़ताल और पूछताछ भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे फ़ोन पे कर सकते हैं, डायरेक्ट उसके घर जाके कर सकते हैं, या फिर उसके घर पे कोई लेटर भेज सकते हैं जिससे हम पूछ सकते हैं, तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जांच पड़ताल करने के लिए हमें सर्वेक्षण की ज़रूरत होती है, जिसको आम भाषा में सर्वे कहते हैं, घर घर जाके जो सर्वे करते हैं। ठीक है, आजकल सर्वे मोबाइल और उस पे भी हो जाते हैं, मैसेज पे भी हो जाते हैं। तो सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण विधि इसे कहते हैं। इसके तो सर्वेक्षण के लिए क्या ज़रूरी है, सर्वेक्षण के लिए एक सूची बनाई जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत लंबी ना हो लिस्ट, ठीक है, छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना आंसर देने वाला जो है वो पागल हो जाएगा आंसर देते देते और उल्टे सीधे आंसर देने लगेगा, नहीं तो लात मार के भगा देगा कि मुझे आंसर ही नहीं देने। या समझने में आसान होनी चाहिए प्रश्नावली, इतनी टफ लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए उसकी कि समझ में ही ना आए उसमें लिखा क्या है, तो कोई आंसर ही नहीं देगा। जैसे कि बैंक के फॉर्म होते हैं, ज़्यादातर आम लोगों को समझ में नहीं आते वो, और वो किसी ना किसी के पास जाके भरवाते हैं या मैनेजर से ही पूछते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो उसकी जो प्रश्नावली है वो बहुत ईजी होनी चाहिए पढ़ने में। नंबर 3, प्रश्न क्रम से व्यवस्थित होने चाहिए। क्रम से, जैसे कि पहले आपका नाम, फिर माता पिता का नाम, फिर दादा दादी का नाम, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जाते ही सबसे पहले पूछ ले बताइए आपका परदादा का नाम क्या था, उसके बाद पूछे आपका नाम बताइए, फिर या तो सीधे घर का एड्रेस पूछ ले, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। प्रश्न जो है क्रम से व्यवस्थित होने चाहिए। ठीक है, और नंबर 4, सामान्य प्रश्न से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। मतलब पहले सामान्य से प्रश्न पूछने चाहिए, इजी से, जो एक नॉर्मल सा इंसान पूछ सकता है, जैसे आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हैं, पेरेंट्स का नाम क्या है। उसके बाद विशिष्ट, जैसे आपका अकाउंट नंबर, घर का एड्रेस, कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, इस तरीके के विशिष्ट क्वेश्चन बाद में, ना कि जाते ही सबसे पहले पूछ लें हाँ जी बताइए आपके कितने बच्चे हैं और आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। इस तरीके से पूछेंगे तो कोई भी लात मार के भगा देगा, हमें सर्वेक्षण ही नहीं करवाना है। सर्वेक्षण मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बहुत टाइप से कर सकते हैं, जैसे डाक द्वारा कर सकते हैं, टेलीफोन से कर सकते हैं, और व्यक्तिक साक्षात्कार से भी कर सकते हैं। व्यक्तिक साक्षात्कार मतलब होता है उसके घर जाके डायरेक्ट पूछना। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सा सर्वेक्षण जो है वो सबसे अच्छा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? बहुत ईजी है बताना, आप खुद सोचिए। वैसे तीनों में ही कमियां भी हैं और तीनों ही अच्छे भी हैं, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग कमी है। इसमें सबसे अच्छी विधि जो है वो व्यक्तिक साक्षात्कार मानी जाती है, मतलब घर घर जाके सर्वेक्षण करना, क्योंकि घर पे जाके देख सकते हैं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगर झूठ बोलेगा भी तो बहुत हद तक देख सकते हैं फेस देख के कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, सामने ही देख सकते हैं, एक एक व्यक्ति से सही जानकारी ले सकते हैं। अगर जानकारी नहीं देना चाहता तो थोड़ी ज़बरदस्ती करके भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि सर्वेक्षण वाले घर पे आके करते हैं उसी तरीके से। लेकिन इसकी कमी क्या है? इसकी कमी ये है कि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीली है,
क्योंकि जो सर्वेक्षण करने जाएगा गवर्नमेंट उसको पैसे देगी, गवर्नमेंट क्या, जो भी सर्वेक्षण करवाएगा वो उसको पैसा देगा सर्वेक्षण करने का। कोई पागल तो है नहीं कि घर घर जाके सर्वेक्षण करेगा, वो खुद पैसा लेगा। फिर पेपर्स जिन पे वो सर्वेक्षण करेगा, पेन का खर्चा, पेपर का खर्चा, और वो जो घर घर जाके सर्वेक्षण करेगा उसमें उसका आने जाने का खर्चा, वो सारा खर्चा, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा खर्चीली बैठ जाती है। प्लस टाइम वेस्ट, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इतनी दूर दूर जाना, ट्रैवल करना, लोगों के घरों में जाना, ये सब जो है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है। तो ये खर्चीली प्लस टाइम वेस्ट करने वाली विधि है, लेकिन फिर भी ये सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें जो है जानकारी सबसे ज़्यादा सही और अच्छी मिलती है। अब हम बात करते हैं डाक विधि की। डाक विधि जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम खर्च वाली होती है, ये इसका प्लस पॉइंट है। दूर दराज हर टाइप के क्षेत्रों में पहुंचाई जा सकती है। जो पहाड़ों पे रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, गुफाओं में कोई नहीं रहता, मतलब अजीब अजीब जगहों पे रहते हैं जहाँ पे लोगों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है, ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसी जगह पे भी डाक जा सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे भी जहाँ पे टेलीफोन भी नहीं पहुँच पाता, कई जगह तो इंटरनेट कनेक्शन और टेलीफोन कनेक्शन ही नहीं होता, ऐसी जगह भी होती हैं, तो वहाँ पर भी डाक सेवा पहुँच जाती है। तो ये विधि भी बहुत अच्छी है और बहुत कम खर्चीली भी है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें एक पर्याप्त टाइम मिलता है। उसमें लिखा हुआ होता है चिट्ठी में कि आपको जो है ये फॉर्म भर के इतने टाइम तक वापस भेज देना है। अब हमने जिसको ये फॉर्म भेजा है पता नहीं वो पढ़ा लिखा है या नहीं, पता नहीं वो फॉर्म खुद भर सकता है या नहीं, या वो डाक भी वापस भेज सकता है या नहीं, उसको भेजना ही ना आता हो, इतना मतलब अनएजुकेटेड भी हो सकता है वो, या फिर वो इंटरेस्टेड ही ना हो, देखे फाड़े और फेंक दे, मैं क्या करूँगा इसका, या फिर वो आधे अधूरे प्रश्न का आंसर दे के और फिर वो उसको वापस भेज दे, या खाली वापस भेज दे, कुछ भी हो सकता है इनमें से। इसलिए जो है ये विधि भी ज़्यादा ठीक नहीं बैठती। इसकी ये सब माइनस पॉइंट है जो अभी मैंने बताए हैं, ठीक है। लेकिन आजकल जो सबसे अच्छी विधि चल रही है वो चल रही है ऑनलाइन एसएमएस पे ही सर्वे हो जाता है। आपने यूट्यूब चैनल पे भी देखा होगा, कई बार यूट्यूब वाले सर्वे करते हैं, फिर आप उसको बिना सर्वे किए स्किप मार देते हैं, वही वाला सर्वे, ठीक है। तो टेलीफ़ोन वाली विधि के बारे में बात करते हैं। टेलीफ़ोन वाली विधि भी काफ़ी सस्ती है और इसमें टाइम भी काफ़ी कम लगता है। इसमें लोगों की पहुंच भी काफ़ी हद तक रहती है और सर्वेक्षण की पहुंच भी काफ़ी हद तक रहती है, लेकिन इसकी पहुंच ज़्यादा नहीं है, सीमित है। मतलब जहाँ पे टेलीफ़ोन कनेक्शन होगा वहाँ तो पहुँच जाएगी, जहाँ टेलीफ़ोन कनेक्शन नहीं होगा वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये रहता है कि कुछ लोग ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो सामने आंसर देने से जो है वो शर्माते हैं या कतराते हैं, वो फ़ोन पे आंसर दे देते हैं, तो यहाँ ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। चलो अब हमने तीनों विधियाँ पढ़ ली हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं कि जनगणना और प्रतिदर्श सर्वेक्षण में क्या अंतर है। जनगणना आपने बहुत सुनी होगी और अब आप इतने बड़े हो गए होंगे, 11th क्लास में आ गए हैं कि आपकी लाइफ में एक बार तो जनगणना हो ही गई होगी। लास्ट टाइम जनगणना 2011 में हुई थी। वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं, ठीक है, उसे जनगणना या पूर्ण गणना की विधि कहते हैं। उसमें सारे तत्व शामिल होते हैं, सारे लोग उसमें, सारे जन, जितने भी जन होते हैं सब उसमें शामिल होते हैं, लड़के लड़की, जो लड़का लड़की, औरत आदमी, बच्चे, सब बड़े बूढ़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई, सब इसमें शामिल होते हैं। जो थर्ड पार्टी के लोग होते हैं, लड़का लड़की नहीं होते, वो भी सारे जन जो हैं इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं उसे जनगणना या पूर्ण गणना की विधि कहते हैं। इस विधि की प्रमुख विशेषता ये है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या, पूरी जनसंख्या की प्रत्येक व्यष्टिगत इकाई को सम्मिलित करना होता है। व्यष्टिगत मतलब एक एक इकाई को, एक एक की जो जानकारी है इसमें रखी जाती है। व्यष्टि मतलब होता है एक एक, ठीक है, एक अलग, और समष्टि मतलब होता है सारा। तो ये आपकी व्यष्टि वाली बुक है, इसमें एक इकाई पूरी समष्टि को देखते हुए हर एक की प्रॉब्लम को अलग अलग से देखा जाता है। चलो टॉपिक से भटक गए, वापस जनगणना पे आते हैं। हाँ, तो प्रत्येक व्यष्टि इकाई को इसमें सम्मिलित किया जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ इकाइयों को तो चुन लें और कुछ इकाइयों को छोड़ दें, तो वह जनगणना नहीं मानी जाएगी, ठीक है। भारत में जनगणना जो है 10 साल में एक बार होती है। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखा कीजिए क्योंकि एक नंबर में कई बार पूछ ली जाती हैं। तो घर घर जाकर जो है
जनगणना करते हैं। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको जनगणना का काम दिया जाता है। वो घर घर जाके पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने 5 साल से कम हैं, कितने ज़्यादा हैं, कितने बच्चे जो हैं वो घर में ख़त्म हो गए हैं, नहीं हुए हैं, बड़े बुज़ुर्ग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो मैंने बता दिया क्या क्या पूछा जाता है। आयु पूछी जाती है, एज पूछी जाती है, घर के मेंबर्स कितने हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, लड़का लड़की, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर मतलब कितने इतने सालों में पैदा हुए हैं, और मृत्यु दर कितने शिशु जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका जो जनगणना का मकसद होता है वो क्या होता है। ये होता है देश में ये पता लगाना कि आबादी कितनी बढ़ गई है, लड़के और लड़कियों का जो रेशो है पैदा होने का और ख़त्म होने का वो क्या है, ठीक है, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। और ये देखा जाता है कि कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने लोग अभी भी ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कितनी लड़कियां हैं जिनको स्कूल भेजा जाता है, नहीं भेजा जाता है, कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोगों के पास काम हैं, कितने लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोज़गार हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है गवर्नमेंट देखती है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालती होगी। जनगणना 2001 के अनुसार, जो 2001 में जनगणना हुई थी उसमें हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 102.87 करोड़ थी, ठीक है। 2011 में जो है 121.09 करोड़ हो गई, मतलब बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। तो मान लें कि हम किसी जगह के लोगों की औसत आय के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहाँ हर एक व्यक्ति की आय का योग करके वहाँ के लोगों की संख्या से भाग देना पड़ेगा, तो हमें औसत आय पता चल जाएगी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि औसत आय कैसे निकालते हैं। जैसे वहाँ के लोगों से एक एक से जैसे 10-12 लोगों से आय जान लेंगे, ठीक है, फिर उन सब की आय जो है उनको प्लस करेंगे, फिर उन्हीं लोगों से डिवाइड कर देंगे। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने 10 लोगों की आय ले ली, मान लीजिए किसी के पास 500 थे, 400, 300 ऐसे करके उन सबको हमने जोड़ लिया तो 3750 आया, ठीक है। फिर हमने 10 लोगों की आय ली थी, इसलिए हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 हो गई कट, यहाँ से बचे 375। तो ये 375 रुपये जो हैं हम जो है औसत आय मान लेंगे कि वहाँ की जो औसत आय लगभग 375 रुपये है, ठीक है। कमाते हैं दिन का या महीने का या साल का, जो भी है। ये तो हमने जान लिया जनगणना के बारे में। अब हम जानेंगे प्रतिदर्श के बारे में कि प्रतिदर्श क्या होता है। दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो पहले तो यही जान लेते कि प्रतिदर्श 2 टाइप्स का होता है, यादृच्छिक और अयादृच्छिक। क्या वर्ड्स हैं। जनगणना में क्या होता है, जनगणना के अंतर्गत समष्टि पूरे समाज के लोगों को, सारे जनों को, इकाइयों को लिया जाता है, लेकिन व्यष्टि इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक एक की जो है इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है। लेकिन प्रतिदर्श में क्या होता है कि एक समूह ले लिया जाता है, कहीं से एक समूह ले लिया, मतलब कुछ लोगों को चुन लिया, उनके ऊपर सर्वे कर लिया और फिर उस हिसाब से पता लगा लेते कि पूरे एरिया का यही हाल चल रहा होगा, ठीक है। जैसे कि एक एरिया में से 50 लोगों को ले लिया, ठीक है, 50 लोगों को पकड़ लिया और फिर उस पर कोई भी सर्वेक्षण किया, जैसे कि मान लीजिए उनका ब्लड टेस्ट किया कि किस किस को फीवर है, ठीक है, और मान लो उनमें से 25 लोगों को फीवर निकल गया, तो एरिया का हाल बड़ा बुरा है। 50 में से 25 लोगों को फीवर निकला है, मतलब इस एरिया में हर 2 में से एक इंसान को फीवर हो रहा है। आजकल कोरोना चल रहा है ना, तो एग्जाम्पल भी फीवर का आ रहा है मेरे दिमाग में। तो प्रतिदर्श जो है समष्टि से चयन किया गया एक छोटा समूह होता है जिसके द्वारा संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। भारत राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, RGI भारत का महापंजीकरण, NSS राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, इस टाइप की और भी जो हैं संस्थाएं हैं। बहुत सारी चीज़ों में जनगणना काम आती है और बहुत सारी चीज़ों में प्रतिदर्श काम आती हैं गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी, 1951 में। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। अब आप 11th में आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो जो अभ्यास के क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वही करने के नहीं होते। चैप्टर में ना इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चैप्टर से बाहर कभी कुछ नहीं आता, वो क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, कहीं से भी पूछ लेते हैं, इसलिए ऐसे छोटी छोटी बातें जो हैं याद रखनी चाहिए। इनमें कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बस ध्यान लगा के सुन लो। भारत में जनगणना आर्थिक सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए किया जाता है कि हमारे देश के आर्थिक मुद्दे क्या हैं और सामाजिक मुद्दे क्या हैं, इस चीज़ को समझने के लिए। मैंने अभी बताया था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम समझने के लिए जो है वही जन्म दर, मृत्यु दर, ये वो बहुत सारा मैंने अभी बताया था।
तो आपका चैप्टर हो चुका है फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए वीडियो को। मुझे भी अच्छा लगता है देख के कि मेरी वीडियो स्टूडेंट्स को पसंद आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।